अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसमें पीएच बोली है कि 7 से 2 डिक्रीज करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX जो है, इसकी सॉल्युबिलिटी वीक एसिड HX में 10⁻⁻4 से इंक्रीज होके -3 हो जाती है। तो हमें पी के वैल्यू इस HX का बताना है कि कितना है। ठीक है, कि पीएच 7 से 2 डिक्रीज हो रही है। 7 का मतलब तो वाटर हो गया प्योर, और पीएच 2 डिक्रीज हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी MX की किस तरीके से चेंज हो रही है उसकी मदद से HX का के वैल्यू और फर्दर पीके निकालना है। तो ऐसे देख सकते हैं इसको कि पीएच 7 पर तो है वाटर, और वाटर में फार्मूला इसका है MX। फार्मूला MX है, तो हम इसके लिए KSP लिख सकते हैं S स्क्वायर, S को S1 लिख लेते हैं, S1 स्क्वायर। तो सॉल्युबिलिटी S1 जो है वो रूट ऑफ KSP है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी S1 आ रही है रूट ऑफ KSP। अच्छा, S1 की वैल्यू यहाँ दी है कि 7 pH पे सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻4 है। तो यहाँ से KSP का हमको पता चल गया कि KSP की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻8। तो यहाँ से हमें KSP का आइडिया लग गया, दिस इज 10⁻⁻8। अब दूसरा बोला है कि भाई pH है 2, इसका मतलब एसिडिक है सॉल्यूशन pH 2। ठीक है, तो इस पे हमें सॉल्युबिलिटी वीक एसिड HX में इंक्रीज हो जाती है 10⁻⁻4 से -3। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर देखें तो MX है तो स्पेरिंगली सॉल्युबल। ये सेम वैसा ही केस है, सिमिलर AgCN वाला जो हम लोगों ने लिया था। तो MX बेसिकली M प्लस एंड X माइनस देगा, लेकिन जो X माइनस है वो क्योंकि सॉल्यूशन है एसिडिक, तो X माइनस क्या करेगा, H प्लस के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होगा HX में। जो हमने AgCN का एसिड सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी चेक किया था, वही सेम केस है जो जेईई एडवांस 2023 में आया हुआ है। तो ऐसे केस में अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को हम मान लो S कंसीडर करते हैं, तो ये S मोलर M प्लस देगा और S मोलर X माइनस देगा। लेकिन ये फर्दर इन्वॉल्व है H प्लस के साथ, और pH 2 है, मतलब H प्लस 10⁻⁻2 है। ठीक है ना? तो हमें पता है कि भाई HX एक वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो ये पूरा पूरा लगभग कंज्यूम कर लेगा इस X माइनस को। तो हम अगर यहाँ से बोलें कि इसमें से ये Y चला गया, ठीक है, pH मेंटेन है 2, तो ये फाइनली Y बनेगा। ठीक है ना? और क्योंकि ये रिएक्शन पूरी आगे जा रही है, तो S माइनस Y जो है वो टेंडिंग टू है 0, जिसको हम लिख रहे हैं Z। तो Y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, X के बराबर। तो इसकी जगह लिख रहे हैं Z, और Y की जगह लिख रहे हैं S। ठीक है, तो अगर इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है K, जिसकी वैल्यू हमें चेक करनी है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे K इक्वल टू Z इंटू 10⁻⁻2 अपॉन S। ये नया वाला S है भाई, अपॉन S। अब S की वैल्यू हमें दी जा रही है सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻3। तो सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻3, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं Z इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻⁻3। ये एक इक्वेशन बनी। अब दूसरी इक्वेशन हम ऊपर से बना सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MX के लिए। X माइनस की फाइनल कंसंट्रेशन Z है, तो इसको हर जगह Z ही लिखोगे। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी S
इंटू जेड इक्वल टू, ये प्रोडक्ट कितना होगा, केएसपी के बराबर, केएसपी 10⁻8 दिया हुआ है। एस की वैल्यू हमारे पास 10⁻3 है, तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10⁻8 अपॉन 10⁻3, मतलब 10⁻−5। अब z अगर 10⁻−5 आ गया, तो यहाँ से k हमें दिख रहा है सीधे सीधे कि z 10⁻−5 है, तो k की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से ये दिख रही है 10⁻7 प्लस 3, तो 10⁻4 दिख रही है। और ये अगर 10⁻4 दिख रही है, तो p के a की वैल्यू सीधे नजर आ रही 4। कौन सा केस है भाई? केस है सिमिलर टू solubility of AgCN in acid। उसी के बिल्कुल सिमिलर केस है, देखो जेई में पूछा गया है 2023 में। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। प्योर वाटर में सबसे पहले सॉल्बिलिटी दी गई थी 10⁻⁴। तो प्योर वाटर में केएसपी को हम लिख सकते हैं S1²। तो यहाँ से S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, और S1 आ गई तो उससे केएसपी की वैल्यू भी हमने निकाल ली कि कितना mx का केएसपी है। अब फिर mx को एसिड सॉल्यूशन में डालना है, जहाँ पे pH क्या है, pH रखा गया है 2, जो कि फिक्स है। अब एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो mx पहले तो आयनाइज होके M प्लस और X माइनस दे रहा है, X माइनस फर्दर H प्लस के साथ इंटरेक्ट होके HX बना रहा है। तो अब इसकी सॉल्बिलिटी अगर S है, तो प्रोडक्ट S मोलर बनेंगे, लेकिन ये फर्दर रिएक्ट कर गया, तो S में से मान लो Y चला गया, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट बनेगा Y। H प्लस को फिक्स करके रखा गया है क्योंकि pH 2 पे सॉल्बिलिटी की वैल्यू तुम्हें दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वीक एसिड है, तो भाई K की वैल्यू काफी छोटी होगी, तो इस रिएक्शन का कांस्टेंट काफी बड़ा होगा, इसलिए रिएक्शन ऑलमोस्ट आगे जा रही है। तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, जिसको हम Z लिख रहे हैं, और ये 0 को अप्रोच कर रही, तो Y S के बराबर है। तो एक इक्वेशन तो हमने इसी के लिए तैयार की कि इसका जो K वैल्यू है उसको लिख सकते हैं X माइनस इंटू H प्लस अपॉन HX। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे फर्स्ट वाले से, कि यहाँ पे M प्लस और X माइनस इनका प्रोडक्ट KSP के बराबर होगा, तो उसको हमने KSP के बराबर किया। Z की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि सॉल्बिलिटी हमें यहाँ पे पता है वो 10⁻³ दी गई है। अब ये Z हमने अगर इक्वेशन में डाला तो हमारे पास K आ गया, और K आ गया तो PK का वैल्यू निकाल लिया। इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो देखो हमको फेस करनी ही पड़ेगी, तो उससे भागने की जरूरत नहीं है। हमें बस आदत डाल लेनी है इस तरह की कैलकुलेशंस की। आइनिक में पूछी भी जाती है ऐसी कैलकुलेशन। तो आंसर इस केस में हुआ पार्ट बी। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे हमको एक क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसमें H2SO4 और Na2SO4 का सॉल्यूशन लिया गया है, जिनकी कंसंट्रेशन हमको ये दी गई है, और मोलर सॉल्बिलिटी PbSO4 की सेम सॉल्यूशन में x इंटू 10⁻⁻y है, और यहाँ पे हमको y का वैल्यू बताना है। ठीक है, और PbSO4 का KSP वैल्यू गिवन है, H2SO4 का K1 गिवन है, K2 गिवन है। K1 लार्ज है, मतलब पूरा आयनाइज होगा। तो अगर ऐसे केस में देखें, तो देखो भाई H2SO4 तो पूरा आयनाइज होगा, मतलब पहला H तो पूरा निकलेगा, और पहला H पूरा निकलेगा तो H2SO4 कंप्लीटली आयनाइज होके HSO4 बनाएगा। अब ये था 1 मोलर, तो इससे H प्लस आएगा सॉल्यूशन में 1 मोलर, और HSO4 1 मोलर आएगा।
अब HSO4 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली आयनाइज होगा जैसा कि इसका कांस्टेंट हमें गिवन है। तो HSO4 हमें देगा H प्लस SO4 -2 आयन, ठीक है। अब H प्लस पहले से हमारा 1 मोलर पड़ा हुआ है, H प्लस पहले से 1 मोलर पड़ा हुआ है, और SO4 अगर देखें तो कुछ मतलब SO4 देखें तो कुछ SO4 पहले से है, जैसे 1.8 इंटू 10⁻⁻², और कुछ SO4 इसके आयनाइजेशन से आएगा। तो हमने ये मान लिया कि भाई X चला गया इधर से, तो ये 1 प्लस X और ये 1.8 इंटू 10⁻⁻² प्लस X। तो कंसंट्रेशन SO4 की सॉल्यूशन में इतनी दिखेगी, 1.8 इंटू 10⁻⁻² प्लस X, ठीक है ना। अब X की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, रिएक्शन फ्रंट से बैक आ सकती है, बैक से फ्रंट आ सकती है, वो सब चेक कर लेंगे। क्योंकि सल्फेट आयन पहले से सॉल्यूशन में है। अच्छा, अगर एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें तो यहाँ देखोगे कि जस्ट ये जब आयनाइज हुआ था तो कंसंट्रेशन इनकी ये थी। तो अगर Q की वैल्यू चेक करोगे सेकेंड इक्वेशन में, तो Q की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻² आ रही है, और K जो है सेकेंड इक्वेशन का वो 1.2 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है। तो Q ग्रेटर देन K है, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी बैक, और बैक जाने का मतलब जो X लिया है वो X की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तुम इसको चेक नहीं भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू सीधा निकल आएगी। तो अगर यहाँ पे रखते हैं तो K2 की वैल्यू है हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू 1 प्लस X 1.8 इंटू 10⁻⁻² प्लस X डिवाइडेड बाई 1 माइनस X। अब ये यहाँ से सॉल्व करें तो तुम्हें एक चीज तो दिख रही कि X 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, क्योंकि X अगर देखोगे तो रिएक्शन बैक जा रही है, तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁻² से कम वैल्यू है, तो हम इसे 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। दैट मीन्स कहीं 1 प्लस एक्स दिख रहा है तो उसको 1 कंसीडर करेंगे, या 1 माइनस एक्स दिख रहा है तो उसको भी 1 कंसीडर करेंगे। तो ये चीज हमारी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये हो गया 1 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻² प्लस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक। और x की वैल्यू यहाँ से देख लें तो 1.2 1.8.6 आ जाएगी, तो x आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻², और ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, -0.6 इंटू 10⁻⁻²। तो ये सल्फेट आयन की फाइनल कंसंट्रेशन नहीं है, सिंपली अभी x है। तो सल्फेट आयन हमें कितना दिखेगा, सल्फेट आयन दिख जाएगा फिर 1.2 इंटू 10⁻⁻²। इतनी सल्फेट आयन की फाइनल मोलरिटी है सॉल्यूशन में। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि भाई सॉल्बिलिटी की वैल्यू क्या होगी PbSO4 की। तो अब ये सल्फेट आयन कॉमन आयन का काम कर रहा है, तो जरा चेक कर लेते हैं कि PbSO4 की सॉल्बिलिटी हम निकाल लें। तो ये Pb+2 प्लस सल्फेट आयन पहले से ही 1.2 इंटू 10⁻⁻² पढ़े, तो इस सॉल्बिलिटी की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। मान लो न्यू सॉल्बिलिटी S है, तो Pb+2 आएगा S, और ये आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻² प्लस S, ठीक है। अब KSP की वैल्यू देखोगे तो 10⁻⁻8 है,
तो नॉर्मल सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर -4 दिखेगी, तो कॉमन आयन में और भी कम दिखेगी। तो यहाँ पे इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखा जा सकता है। नाउ कंसंट्रेशन Pb+2 की इंटू सल्फेट की, इनका प्रोडक्ट Ksp के बराबर होना चाहिए। दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। तो S की वैल्यू हमें मिल जाएगी दिस इंटू 10 टू द पावर -6। ये देखोगे तो ये आ रही है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर इसको x इंटू 10 टू द पावर -y फॉर्म कंसीडर करें, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें जो पूछी गई थी दैट इज 6। तो ये कॉमन आयन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट पहले उस कॉमन आयन की कंसंट्रेशन हमें सॉल्यूशन में फाइंड करनी, क्योंकि H2SO4 और Na2SO4 मिलाया गया है। और एक बार H2SO4 की कंसंट्रेशन आ जाएगी, मतलब H2SO4 से सल्फेट की कंसंट्रेशन आ जाएगी फाइनली, तो इसको कॉमन आयन की तरह यूज करके हम सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो एक और अच्छा क्वेश्चन है, जरा चेक करते हैं। भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये जेई एडवांस का 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हो कि कोई बहुत अनोखा क्वेश्चन नहीं है, जैसा तुम पढ़ रहे हो वैसे ही क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखो, तो सॉल्यूशन जो है इसमें 0.01 मोल सबके हैं। मतलब हमारे पास अगर देखें तो H2CO3, NaHCO3, Na2CO3, NaOH, सबके 0.01 मोल हैं। ठीक है, अब H2CO3 की pK1 pK2 वैल्यूज हमें गिवन है, लॉग वगैरह गिवन है, तो हमसे सॉल्यूशन का पीएच पूछा गया है। भाई जब इतने सब मिला दोगे तो नोटिस करो कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? H2CO3। और सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? NaOH। तो सबसे पहले तो H2CO3 और NaOH रिएक्ट करेंगे कि नहीं, और डिपेंड करेगा अमाउंट पर इनके कि बनेगा क्या। तो H2CO3 को अगर हम NaOH से रिएक्ट कराएं, तो पार्शियल रिएक्शन से ये बनाता है NaHCO3 प्लस H2O। और ज्यादा अमाउंट अगर NaOH का पड़ा है तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी 0.01 मोल H2CO3 के और 0.01 NaOH के हैं, तो दिख रहा है दोनों ही लिमिटिंग है। ये रिएक्ट कर जाएंगे तो 0.01 मोल NaHCO3 के बनेंगे। और नोटिस करो कि इनकी रिएक्शन हो गई, इसके बाद 0.01 मोल तो और भी पड़े हुए हैं ना सॉल्यूशन में NaHCO3 के। तो फाइनली क्या क्या है? फाइनली है NaHCO3 जो कि है 0.02 मोल नेट, और Na2CO3 जो है 0.01 मोल, ये फाइनली है। तो अगर इसमें एक चीज नोटिस करो तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस ही तो है, और रेशियो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन कैसा काम कर रहा है भाई? बफर का काम कर रहा है। सॉल्यूशन बफर का काम कर रहा है, जिसमें सेकेंड एच एसिड का इन्वॉल्व है। तो हम पीएच क्या लिखना चाहिए? सेकेंड एच इन्वॉल्व है तो pH इज इक्वल टू pK2 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। ठीक है, और pK2 की वैल्यू ऊपर 10.32 दी है, प्लस लॉग हाफ बन जाएगा, मतलब -log2, तो दैट इज 0.3। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन रहा है हमारा 10.02। तो पीएच सॉल्यूशन की जो आ रही दैट इज 10.02। क्लियर है बच्चों?
ठीक है ना? तो इसी तरह के जो तुम पढ़ रहे हो, जैसा बताया गया है अभी, उसी तरह के क्वेश्चंस भी जेई में पूछे जा रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन जेई एडवांस के लेंगे। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये आप नोटिस करो, जेई एडवांस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मतलब इसमें एक खास बात ये भी है कि प्रैक्टिकल जो आप लैब में करते हो, उस तरीके का डेटा क्वेश्चन में दिया है। तो अगर जिसको आइडिया नहीं है कि कौन सा डेटा उठाना होता है प्रैक्टिकल में, तो वो यहाँ पे गलती कर सकता है। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अच्छा, हर क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि वीडियो आप उस समय पॉज करोगे, क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, और फिर उसके बाद देखोगे कि क्या अप्रोच है, इन केस अगर कंफ्यूजन आता है तो। देखो यहाँ पे 5 ml 0.1 मोलर का ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन लिया गया है, H2C2O4, और इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं अगेंस्ट NaOH। ब्यूरेट से धीरे धीरे NaOH डाल लें। तो वॉल्यूम NaOH का जो रिक्वायर्ड है टाइट्रेशन के लिए, वो कैलकुलेशन की गई है कि वॉल्यूम NaOH का कितना रिक्वायर है। तो पहले केस में डेटा आता है 12.5 प्रैक्टिकल में, दूसरे केस में 10.5, बाकी थर्ड 4 5 में डेटा आता है 9। तो अब सेम ही अमाउंट लेके अगर बार बार टाइट्रेशन कर रहे हो और अलग अलग डेटा आ रहा है, तो कौन सा डेटा चूज करना चाहिए? लास्ट के 3 अगर डेटा देखें तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यही एक्यूरेट रीडिंग होगी कि नहीं टाइट्रेशन की, और ये एक्यूरेट रीडिंग होगी तो यही डेटा हमें लेना चाहिए। अगर इन केस मान लो लास्ट के दोनों डेटा नहीं गिवन होते और तीनों रीडिंग अलग आ रही हैं या चारों रीडिंग अलग आ रही हैं, तो ऐसे केस में फिर हम एवरेज यूज करते हैं इन रीडिंग्स का। या अगर मान लो केवल 3 डेटा दिए होते, जिनमें से 2 डेटा सेम होते और एक अलग होता, ठीक है ना, या 2 डेटा काफी क्लोज होते और एक बिल्कुल डिफरेंट होता, तो फिर वो क्लोज वाले डेटा का हम एवरेज चूज करते। तो लैब में इस तरीके से हम एक्यूरेट जो रिजल्ट होता है उसके क्लोज जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन हो रहा है कुल मिला के NaOH से, तो रीडिंग फाइनली आई कि 9 ml NaOH रिक्वायर्ड है फॉर टाइट्रेशन, और NaOH की मोलरिटी पूछी गई है। तो हम यहाँ सीधा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अगर लगा दें तो लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी है 1, एन फैक्टर देखो इसका 2 है एसिड बेस रिएक्शन में, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हुआ नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये हुआ मिली इक्विवेलेंट। और इसी तरह मिली इक्विवेलेंट NaOH के क्या लिखेंगे? अगर इसकी मोलरिटी x लें तो n फैक्टर NaOH का होता है 1, और n फैक्टर 1 तो मोलरिटी इंटू n फैक्टर नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम इन ml में जो आया है वो 9 ml आया। तो यहाँ से अगर चेक करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/9, x की वैल्यू 1/9 या 0.11 मोलर। तो NaOH सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है दैट इज 0.11 मोलर या 1/9 मोलर। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल लैब बेस्ड क्वेश्चन था, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि डेटा किस तरीके से चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार कि क्या कैसे डेटा को चूज किया जाता है। नाउ देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है और 2020 में आया हुआ है, पिछला भी 2020 में आया हुआ है, तो 2 क्वेश्चन है 2020 के। तो आपको ये तो आइडिया लग रहा होगा कि चैप्टर जो है आयनिक इक्विलिब्रियम एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है काफी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास 0.1 मोलरिटी का एक वीक बेस है, जिसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं 0.1 मोलरिटी के एसिड HA के साथ, और पीएच का जो वेरिएशन है वो ग्राफ में दिया है कि बेस में एसिड डालते हैं तो पीएच इस तरीके से चेंज होता है, और हमें पी के भी वैल्यू बेस का पूछा गया है, और रिएक्शन हमें दी गई है न्यूट्रलाइजेशन की। तो अगर रिएक्शन लिख लें कि बेस में हम एसिड डाल रहे हैं HA, बेस में हम एसिड डाल रहे हैं HA, और इसकी रिएक्शन से
सॉल्ट बन रहा है BH+। ठीक, तो ये रिएक्शन है। अब वैसे तो डेटा हमें क्या देखना होता है कि जो फ्लैट वाला पार्ट है इसका जो मिड पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंस पॉइंट को। बट यहाँ समस्या एक क्वेश्चन में थी कि भाई मिड पॉइंट जा कहाँ रहा है उसको मार्क नहीं किया है, तो एग्जैक्टली हमें मिड पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी वो क्लियर नहीं दिख रही है, तो यहाँ से देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन एक पॉइंट और अगर नजर डालें तो ये यहाँ से ग्राफ क्रॉस हो रहा है, और ग्राफ यहाँ से क्रॉस हो रहा है तो हमें एक चीज और दिख रही है कि ये वाले पॉइंट पे मतलब जब 3 ml हम डालते हैं HA का तो pH की वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। 3 ml डालते हैं तो pH की वैल्यू कितनी आ रही है, 11। ठीक है, और तुम्हें ये दिख रहा है भाई एक चीज कि 6 ml पे अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है तो 3 ml पे इसका मतलब आधा कंप्लीट होगा कि नहीं, तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन होगा 3 ml पे। तो 0.1 मोलरिटी का अगर बेस है हमारे पास और इसको 0.1 मोलरिटी के NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं, तो तुम नोटिस करो कि 0.1 मोलर है और इसमें N0 मिलीमोल सपोज बेस के हैं, और इसको जब एसिड से टाइट्रेट कर रहे हैं तो एसिड हमने मतलब कितना मिलाया, एसिड हमने 3 ml मिलाया, तो 3 ml में 0.3 मिलीमोल आ जाएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि 0.6 मिलीमोल जब हम डालते थे तब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी, इसका मतलब N0 की वैल्यू 0.6 के बराबर होनी चाहिए। तो अभी 0.3 डाला है तो ये रिएक्ट कर जाएगा, ये 0.3 बचेगा और प्रोडक्ट 0.3 बनेगा। ठीक है ना। अब HA स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए इसका जो आयन है कॉन्जुगेट वो किसी काम का है नहीं, तो फाइनली सॉल्यूशन में हमारा वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो सॉल्यूशन क्या दिख रहा है भाई, बफर, बेसिक बफर। अब बेसिक बफर तो पीएच दिया है कि आ रहा है 11, तो पीओएच की वैल्यू हम देख सकते हैं 3, तो पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। अगर लगाएं बफर का फार्मूला तो हमें दिख रहा है कि पी के बी की वैल्यू जो है वो आ रही है 3, तो हमारा इस डेटा से आंसर एग्जैक्टली 3 आ रहा है। अब मान लो हम इधर का एक रफ डेटा उठा लेते कोई कि वैल्यू 6 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है, तो यहाँ का डेटा लेके मिड पॉइंट लेने के बाद हमें क्या एक रेंज मतलब नजर आती, तो आंसर बेसिकली इसका एक पर्टिकुलर रेंज में दिया है कि किसी ने यहाँ का डेटा एक रफ चूज किया है या किसी ने यहाँ का चूज किया है, तो सारी वैल्यूज लेते हुए एक रेंज दी गई है। तो आंसर बेसिकली इस क्वेश्चन का जेई ने 2.8 से 3.2 की रेंज में दिया है। ठीक है ना। बट तुम क्वेश्चन में हमेशा देखना कि जहां से तुम एक्यूरेट मेजर कर पाओ वहां से कैलकुलेट करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखो अच्छा है, ये भी काफी 20 में पूछा गया था, जेई का क्वेश्चन है। और इसमें हमसे बोला जा रहा है कि भाई एक सॉल्यूशन है एसिडिफाइड जिसमें जिंक आयन की कंसंट्रेशन 0.05 मोलरिटी है, और इस सॉल्यूशन को हमने H2S से सैचुरेट कर दिया। सैचुरेट करने का मतलब H2S को जो भी आयनाइज होना था हो गया, फाइनली कंसंट्रेशन 0.1 मोलर इसकी सॉल्यूशन में है। तो अब मिनिमम कंसंट्रेशन हमें H+ की बतानी है, कितनी रखी जाए सॉल्यूशन में जो जिंक सल्फाइड को प्रेसिपिटेट ना होने दे। तो देखो अगर जिंक सल्फाइड को प्रेसिपिटेट नहीं होना है तो सॉल्यूशन में जो जिंक आयन है और फाइनली जो सल्फाइड आयन है इनका प्रोडक्ट KSP वैल्यू से बराबर या उससे कम होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लिमिटिंग केस लेते हैं, तो लिमिटिंग केस लें तो हमें पता है कि जिंक आयन एंड सल्फाइड आयन इनका प्रोडक्ट KSP से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर ये माने तो सल्फाइड आयन कितना मैक्सिमम हो सकता है सॉल्यूशन में, वो लिख सकते हैं KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन।
तो जिंक है 0.05, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें दिख गई 2.5 इंटू 10⁻⁻21। मतलब इतना मैक्सिमम हो सकता है सल्फाइड आयन, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इससे ज्यादा हुआ तो प्रेसिपिटेट बनेगा। अब H2S से सॉल्यूशन को हमने सैचुरेट कर रखा है और H प्लस आयन अलग से ले रखा है। तो कितना रखा जाए H प्लस आयन जो प्रेसिपिटेशन ना होने दे? तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम इतनी चाहिए हमें। H2S की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड है, 0.1 मोलर है, तो करेस्पॉन्डिंग H प्लस निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का कांस्टेंट हम लिखेंगे K1 इंटू K2 और इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻21। दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाई H2S। ठीक है, तो H प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है? H प्लस की वैल्यू ये आ जाएगा, इसको हटाओ पहले, तो 21 कट कर दिया और 21 कट कर दिया, तो ये 1/2.5 आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज गड़बड़ हुई कि H2S जो है वो 2H देगा हमें, तो यहाँ पे H प्लस का स्क्वायर बनेगा। ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो रही थी, हम लोग बचानी है, बहुत बार होती मिस्टेक्स। तो H प्लस का स्क्वायर ये देखो, तो ये 1/25 बन रहा है, 0.1/2.5। तो H प्लस की वैल्यू ये आ जाएगी 1/5 या 0.2 मोलर लिख सकते हो। इसका मतलब अगर H प्लस इतना लिया जाए मिनिमम, तो उस केस में सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन 2.5 इंटू 10⁻⁻21 से ज्यादा नहीं आएगी और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इससे ज्यादा लोगे H प्लस तो भी नहीं होगा प्रेसिपिटेशन, लेकिन इससे कम ले लिया तो सल्फाइड आयन वैल्यू इससे बड़ी आ जाएगी और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आंसर आ रहा है इसका 0.2 मोलर। तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन पे हमें ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे देखो, ये भी उसी तरह का है जो हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN की बात की थी, कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक वीक एसिड का सॉल्ट है AB और करस्पॉन्डिंग जो वीक एसिड है वो है HB, ठीक है ना। तो अगर AB वीक एसिड का सॉल्ट है स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो ये हमें देगा A प्लस B माइनस। अब लेकिन B जो है HB वीक एसिड है, तो B माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, तो सॉल्यूशन को बेसिक बनाएगा। अब लेकिन सॉल्यूशन में pH मेंटेन किया हुआ है 3, इसका मतलब सॉल्यूशन का नेचर तो एसिडिक है, तो ये B माइनस को कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करके HB में कन्वर्ट करेगा। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को हम मान लें इस कंडीशन में S मोल्स पर लीटर, तो A प्लस और B माइनस आएंगे S मोल्स पर लीटर। अब B माइनस S मोल्स पर लीटर है, pH सॉल्यूशन की 2 है, सॉरी 3 है, तो H प्लस 10⁻³ मोलर है जो फिक्स है। और HB का Ka वैल्यू देखो, HB का Ka वैल्यू 10⁻⁸ है, मतलब इसके आयनाइजेशन का। तो इस रिवर्स रिएक्शन का तो 10⁸ है, इसका मतलब रिएक्शन तो ऑलमोस्ट आगे जाएगी जाएगी। तो ये कितना बचेगा? ये 0 बचेगा, जिसको 0 ना लिख के y लिख सकते हैं, और ये 0 बचेगा तो पूरा का पूरा HB में कन्वर्ट हो जाएगा। और H प्लस उतना ही ले रहे हैं क्योंकि pH सॉल्यूशन की 3 है, जिस पर हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, वो मेंटेन है। ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन B माइनस की कितनी है? Y, तो हर जगह Y लिखो। अब देखो हमारे पास दो अननोन है, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए बना लेते हैं कि S इंटू वाई, ये वैल्यू जो है
KSP के बराबर होनी चाहिए। KSP है 2 × 10⁻⁻10, तो उसके बराबर ये वैल्यू है। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड, कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, तो कांस्टेंट जो Ka है उसकी वैल्यू 10⁻⁻8 है। इसको हम लिख सकते हैं S अपॉन y × 10⁻⁻3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ y, और ये जो y दिया है कैपिटल Y, ये बेसिकली है सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S निकालनी है, S के अंदर जो कैपिटल Y आ रहा है वो चेक करना है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का प्रोडक्ट कर दे, इक्वेशन नंबर 1 2 का, तो y तो देखो स्मॉल y तो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा S², राइट साइड हो जाएगा 2 × प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट करने में S² अपॉन 10⁻³ बनेगा। एक चीज यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई, ये 10⁻+8 है, तो राइट साइड प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, बचेगा 10⁻²। तो S² की वैल्यू S² की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻5, या इसको 20 × 10⁻⁻6 ले लो। तो S जो है वो √20 × 10⁻³ बनेगा। ठीक है, S की वैल्यू जो आ रही है वो √20 × 10⁻⁻3। अब √20, तो ये जो y है इसको ऐसे लिखें, कैपिटल Y × 10⁻⁻3, तो y की वैल्यू ये बन रही है अपनी √20। ठीक है भाई, और ये √20 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ शायद मिस प्रिंटेड है। हाँ, क्वेश्चन में ये गिवन थी, मुझे याद है वैल्यू √20 की, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। √10 होता है 3.16 और √2 होता है 1.4, तो √20 इनका प्रोडक्ट करके हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी ये वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है 4.47, तो आवर आंसर इज 4.47। क्लियर है पॉइंट? एडवांस का है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो मतलब वो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन एसिड सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो भाई, इसी पे क्वेश्चन अगर नोटिस करोगे तो वेरिएशन करते हुए काफी सारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुल मिला के 2 पेजेस पे है, एक पेज नंबर ये 1, एक पेज नंबर 2। मैच द कॉलम है, तो 1 बाय 1 इसमें हमें चेक कर लेना है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में कि कौन सा मैच कर रहा है बेस्ट मैचिंग। लो चेक करते हैं भाई। अब पहला जो है P, इसमें एक चीज क्वेश्चन में देख लेना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो वीक एसिड और बेस की है वो 1 से काफी छोटी है। इसका मतलब कहीं भी 1 माइनस अल्फा वगैरह दिखेगा तो इसको 1 लिख लेंगे। और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जो है सॉल्ट का वो भी काफी स्मॉल है, मतलब डिग्रीज वगैरह नेग्लिजिबल ही है कुल मिला के। ठीक है ना। तो पहला जो है पी में बोलना है 10 ml 0.1 मोलर NaOH है और 20 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है। इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं टू 60 ml।
अच्छा आप देखो 10 और 20 हो गया 30, 30 ml को 60 कर रहे हो तो वॉल्यूम डबल हो रहा है कि नहीं? तो इसी में चेक करते हैं सारी कैलकुलेशन। तो इस केस में अगर देखो NaOH में एसिटिक एसिड डाल लो तो CH3COOH प्लस NaOH से CH3COO Na प्लस H2O। अब NaOH के मिलीमोल कितने हैं 1 और एसिटिक एसिड के कितने हैं 2। तो ये फिनिश होगा, ये 1 बचेगा और प्रोडक्ट 1 बनेगा। तो अगर नोटिस करो तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस है, मतलब सॉल्यूशन बन रहा है बफर मिलाने के बाद। और बफर को अगर डाइल्यूट करोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है बफर के डाइल्यूशन से सॉल्यूशन की पीएच पर, मतलब H प्लस आयन पर। तो जहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो वाला ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें अगर नोटिस करो तो दिया जा रहा है कि वैल्यू जो है पहला H प्लस की डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, दूसरे में चेंज हो रही, तीसरे में चेंज हो रही, तो ये ऑप्शन इसके लिए बेस्ट हो गया। इसका मतलब अगर चेक करो तो P का 1 मैचिंग हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा हमें दिया गया है 20 ml NaOH और 20 ml एसिटिक एसिड, तो वॉल्यूम 40 ml जिसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अच्छा यही मतलब केस है, बस मिलीमोल चेंज कर दिए हैं NaOH के कि 1 की जगह 2 कर दिए। अच्छा मिलीमोल 1 की जगह 2 कर दिए हैं, तो Q वाले केस में फाइनली क्या बनेगा? Q वाले केस में ये पूरा एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एसीटेट में, हो जाएगा। और सोडियम एसीटेट के देखो 2 वाले केस में इसके 2 मिलीमोल लिए, इसके तो 2 ही, पूरे रिएक्ट करके 2 मिलीमोल सोडियम एसीटेट बनाएगा। अब 2 मिलीमोल बनाएगा तो इसकी मोलैरिटी थी 2/40, क्योंकि 20-20 ml मिलाया था। और बाद में क्या हो गया मोलैरिटी 2/80 हो गई कि नहीं। इसका मतलब कंसंट्रेशन हो गई हाफ, और कंसंट्रेशन अगर हाफ हो गई तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं। तो हमें वैल्यू ऑफ H प्लस की बोली है कितनी है, तो H प्लस की वैल्यू कितनी आती है इस केस में। याद करो सॉल्ट है कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, तो OH आयन बेसिक का काम करेगा, तो OH आयन की कंसंट्रेशन रूट KH इंटू ए नॉट आती है। और OH आयन की कंसंट्रेशन अगर रूट KH इंटू ए नॉट है तो ए नॉट तुम्हारा हो गया डबल, और सॉरी 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 ए नॉट हो गया हाफ। तो OH आयन की कंसंट्रेशन 1/√2 टाइम्स चेंज हुई, और OH आयन की कंसंट्रेशन अगर 1/√2 टाइम चेंज हुई तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी चेंज होगी, √2 टाइम्स चेंज होगी कि नहीं। स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, देखो जरा 1 मिनट, इसी में एक पेज ऐड करते हैं ताकि कैलकुलेशन देखो। OH आयन की कंसंट्रेशन अगर तुम नोटिस करो तो ये रूट KH इंटू ए नॉट की है ना। अब ए नॉट की वैल्यू पहले जो थी बाद में उसका हाफ हो गई, तो OH आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही √2 टाइम्स पुराने वाले OH का। तो तुम्हें पता है कि HOH का प्रोडक्ट जो है वो KW के बराबर होता है, और HOH का प्रोडक्ट अगर KW के बराबर होता है तो OH आयन अगर 1/√2 टाइम्स चेंज हो रहा है तो H प्लस आयन कितना आएगा, √2 टाइम्स चेंज होगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब इसमें अगर लिखोगे तो KW/OH लिखोगे, और ये अगर 1/√2 टाइम्स चेंज हो रहा है तो √2 का टर्म ऊपर जाएगा, तो तुम्हें दिख जाएगा कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन √2 टाइम्स चेंज हुई। मतलब इसमें सारी चीजें क्वेश्चन में एक एक करके चेक करा दी जा रही हैं प्रॉपर तरीके से।
तो अब √2 वाला कोई है ऑप्शन? तो √2 वाला एक ऑप्शन है 5। इसका मतलब ये 5 तुम्हारा किससे मैच करना चाहिए? Q से मैच करना चाहिए। ठीक है, लो तीसरा भी चेक कर लें। तीसरे में 20 ml 0.1 मोलर HCl और 20 ml 0.1 मोलर अमोनिया। तो ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा, देखो R वाला पार्ट, HCl प्लस अमोनिया से बनेगा NH4Cl। अब ये 2 मिलीमोल, ये भी 2 मिलीमोल, पूरे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं 2 मिलीमोल। तो कंसंट्रेशन होगी 2/40। बट क्या हो रहा है कि वॉल्यूम 80 ml किया तो नई कंसंट्रेशन हो जाएगी 2/80। तो कंसंट्रेशन कुल मिला के हाफ हो रही है। और ये वाला सॉल्ट देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो H+ आयन का फार्मूला अगर याद है तो तुरंत काम बन जाएगा। एसिड का काम करेगा √KH इंटू A0 आएगी वैल्यू। और A0 अगर हाफ टाइम चेंज हो रहा है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन 1/√2 टाइम्स चेंज होगी। H+ आयन ही हमसे बोला जा रहा है हर ऑप्शन में। तो कहीं 1/√2 टाइम्स दिख रहा है। तो अगर आगे देखें तो ये 1/√2 टाइम्स दिख रहा है, तो ये R का मैच होगा। क्लियर है? ठीक है, PQR हो गया। अब S एक और चेक कर लेते हैं तो खत्म। वैसे तो तुम इतने ही में चेक कर लोगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एस में तुमसे बोला जा रहा है 10 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन है NiOH होल ट्वाइस का, और ये इक्विलिब्रियम में है विद एक्सेस ऑफ NiOH होल ट्वाइस। दैट मीन्स कि तुम्हारे पास इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन भरा है और कुछ सॉलिड NiOH होल ट्वाइस भी पड़ा है, और इसको हम डाइल्यूट करते हैं 20 ml, वॉल्यूम डबल कर देते हैं। तो अगर भाई डाइल्यूट कर दोगे और वाटर डाल दोगे तो क्योंकि नीचे क्या है, सॉल्यूशन में पहले से ही और भी पड़ा हुआ है सॉलिड, तो वाटर डालने से अनसैचुरेट होगा, तो ये सॉलिड डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा जब तक कि सॉल्यूशन वापस से सैचुरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है प्लस एक्सेस में ये और पड़ा हुआ है, तो अगर हम वाटर डालेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, अनसैचुरेट होने लगेगा, तो तुरंत ही ये डिसॉल्व होके सॉल्यूशन को फिर से सैचुरेट करेगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा इस केस में। तो नो चेंज इन दिस केस। अब नो चेंज वाला कौन सा था? एक पहला वाला शायद था, हाँ। तो ये भी एस से मैच कर जाएगा। तो ये पी और एस से मैच कर रहा है और बाकी उधर। तो पहला लास्ट पी और एस से, और चौथा जो है वो आर से, और पांचवा तो ये डी ऑप्शन हमें दिख गया। तो ये देखो, अब इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं मैच द कॉलम में। एक तो बफर प्लस सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और प्लस हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्या था, सॉल्बिलिटी वाला। तो ये तीन कॉन्सेप्ट को लेके पूरा बनाया गया है मैच द कॉलम। तो अच्छा मैच द कॉलम। तो एडवांस में क्या इसी तरह के बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट एक एक लाइन में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना? तो तुम्हें मतलब इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा चीजों का, कि मतलब हम प्रैक्टिस थोड़ी, मतलब इंटेंसिव प्रैक्टिस करें ताकि हमें एग्जाम में कुछ भी ऐसा ना दिखे जिससे हम परेशान हो जाएं। मतलब जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसे ही प्रैक्टिस करें। लेक्चर्स अगर सारे ध्यान से देखोगे, मतलब ये वाले जो अभी तीनों वीडियोस बनाए थे, तो इन वीडियोस से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। इसमें प्रैक्टिस भी करा दी गई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की, जैसा पैटर्न है। जेई के PYQs भी जो अच्छे हैं वो भी करा दिए गए। तो ये मतलब कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा फिर कोई इशू नहीं रहेगा। तुम्हें उस पूरे पैटर्न का आइडिया रहेगा जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों?
तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो मतलब शेयर भी करो अदर स्टूडेंट्स के साथ, सब्सक्राइब भी करो इसको और अदर स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है बच्चों? थैंक यू। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है जेई 2015 का, ये बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम का एक मिक्स्ड पैराग्राफ है। अब इसमें हमको ये बोला जा रहा है कि हमारे पास 100 ml 1 मोलर का सॉल्यूशन है HCl का। इसको 100 ml 1 मोलर NaOH के साथ इंसुलेटेड बीकर में मिलाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज इतना होता है। इसका मतलब इसके न्यूट्रलाइजेशन से जो भी हीट निकलेगी वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। सो इंक्रीज इन केस 5.7। अब ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट 1। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का डेटा हमें -57 दिया है, और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम कैलोरीमीटर कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और आगे बोल रहे हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम वीक एसिड एक ले रहे हैं, एसिटिक एसिड, जिसको NaOH के साथ मिला रहे हैं। सिमिलर कंडीशन जो एक्सपेरिमेंट 1 में थी। तो राइज हो रहा है टेम्परेचर का 5.6, और हमें सॉल्यूशन की हीट कैपेसिटीज दी है, डेंसिटीज दी है। तो एक तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का बताना है। तो पहला पार्ट तो क्वेश्चन का ये है। तो अब इस केस में जरा रिएक्शन लिखते हैं पहले तो एक्सपेरिमेंट 1 के हिसाब से। तो HCl एंड NaOH ये न्यूट्रलाइज होके बना रहे हैं NaCl प्लस H2। अब हमारे पास 100 मिलीमोल HCl के थे, 100 मिलीमोल NaOH के थे, दोनों पूरा रिएक्ट कर जाएंगे, और यहाँ से 100 मिलीमोल बनेंगे प्रोडक्ट्स के। ठीक है। अब अगर न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस का हो रहा है और 1 मोल वाटर बनता है या 1000 मिलीमोल वाटर बनता है, इन दैट केस एंथैल्पी चेंज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के केस में कितना होगा? -57 किलो जूल पर मोल। और अभी बन रहा है 100 मिलीमोल या 0.1 मोल। तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम चेक कर सकते हैं कितनी हीट निकलेगी। तो इस केस में हीट कितनी निकलेगी वो चेक कर लेते हैं। तो हीट का हम मैग्नीट्यूड लिख दे रहे हैं, 57 इंटू किलो जूल पर मोल है ये, तो इंटू 1000 कर लो तो ये आ जाएगा जूल में, और इंटू 0.1 कर लो तो इतने जूल हीट रिलीज हुई है। साइन नहीं लगाया है, जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है। मॉड क्यू की वैल्यू इतनी है। अब ये हीट कहाँ जा रही है? ये पूरे कैलोरीमीटर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही है, और हमें दिया है कि टेम्परेचर राइज जो हो रहा है इस केस में वो 5.7 डिग्री हो रहा है। तो टेम्परेचर राइज अगर 5.7 डिग्री हो रहा है तो इसमें एक काम करते हैं कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हो गया है 100 प्लस 100 200 ml। डेंसिटी सॉल्यूशन की है 1, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया सॉल्यूशन का मास। ठीक है। और इंटू हीट कैपेसिटी 4.2, और टेम्परेचर राइज हुआ 5.7। तो सॉल्यूशन में इतनी हीट लगी ms डेल्टा टी, और प्लस कुछ हीट कहाँ गई? कैलोरीमीटर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने में। तो कैलोरीमीटर सिस्टम की टोटल हीट कैपेसिटी अगर C लिखें तो C इंटू डेल्टा टी के बराबर कुछ हीट होगी। तो ये अपनी एक इक्वेशन बन गई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन के लिए। सिमिलरली वीक एसिड CH3COOH, ये NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा था, और इस केस में राइज इन टेम्परेचर 5.6 था। तो यहाँ से CH3COONA बनेगा प्लस H2O। तो इस केस में
एसिटिक एसिड का अमाउंट देखो, एसिटिक एसिड का अमाउंट था 100 इंटू 200 मिलीमोल, और NaOH था 100 मिलीमोल। तो ये है 200 और NaOH है 100। तो लिमिटिंग NaOH दिख रहा है हमें, तो ये 100 बचेगा और प्रोडक्ट 100 बन जाएंगे। तो इस केस में भी 100 मिलीमोल बन रहा है, और 100 मिलीमोल बन रहा है, तो इस केस में डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू को हम ऐसे ही लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। मतलब कुल मिला के इतना हीट चेंज हुआ इस केस में। अब इस केस में इतना हीट चेंज हुआ तो ये भी सॉल्यूशन का प्लस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगा। सिमिलरली जैसे ऊपर की वैल्यू थी, इसको अगर किलो जूल में माने तो इंटू 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा जूल में, और इंटू यहाँ भी 0.1 मोल वाटर बन रहा है तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कुल मिला के डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन मॉड में जो लिखा है वो क्या है, वो अगर 1 मोल वाटर बनता तो इतनी हीट रिलीज होती किलो जूल में, तो उसको हमने जूल में कन्वर्ट किया इंटू 1000 करके, और बन रहा है 0.1 मोल वाटर, तो इंटू 0.1 किया तो रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग इतनी हीट निकली। अब ये हीट सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने में प्लस कैलोरीमीटर का बढ़ाने में जाएगी। तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इस केस में अगर देखो तो 200 ही है, डेंसिटी 1 है, तो मास हो गया सॉल्यूशन का 200 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T 5.6। तो इतनी हीट तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने में गई, प्लस कैलोरीमीटर का, तो C इंटू 5.6 इतनी कैलोरीमीटर का बढ़ाने में गई टेम्परेचर। अब ये दो इक्वेशन हमारी बन गई, इक्वेशन 1 2। तो अगर इक्वेशन 1 2 का हम रेशियो कर लें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कॉमन टर्म तो जाएंगे, और कॉमन टर्म जाएंगे तो 1 2 का रेशियो कर लो, तो राइट साइड में C भी कटेगा, 200 इंटू 4.2 भी कटेगा, और लेफ्ट साइड में अगर देखो तो ये ऐसे बन जाएगा 57 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डेल्टा H, बाकी टर्म लेफ्ट के कट गए, और राइट में 5.7 अपॉन 5.6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन मैग्नीट्यूड ये आ गया अपने पास 5.6, या साइन के साथ लिखोगे तो भाई नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन दिस इज माइनस 5.6 किलो जूल पर मोल। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो इतना हीट चेंज है। अब इसको हम न्यूट्रलाइजेशन वाले फार्मूले से लिख सकते हैं कि वीक एसिड वीक बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का न्यूट्रलाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी वीक एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये 56 है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का था 57 माइनस का, तो प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ CH3COOH। तो यहाँ पे हमको डेल्टा H आयनाइजेशन एंथैल्पी मिल जाएगी CH3COOH की 1 किलो जूल पर मोल। तो देखो पहला पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री से था इस क्वेश्चन का, तो पहले पार्ट का आंसर 1 किलो जूल पर मोल आ रहा है, तो आंसर ए ऑप्शन। ठीक है। अब नौ सेकंड में पीएच पूछा है सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट 2 में। तो भाई एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या किया था, ये हमारा एक्सपेरिमेंट 2 है। एक्सपेरिमेंट 2 में बेसिकली वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज किया। तो सॉल्यूशन में नोटिस करो कि फाइनली क्या चीज है,
फाइनली बचा है वीक एसिड कुछ, और उसका कॉन्जुगेट बेस बना है। तो दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, और ये 1/10 से 10 की रेंज में है। तो सॉल्यूशन कैसा काम कर रहा है? बफर। तो अब ये बफर सॉल्यूशन कौन सा है? एसिडिक बफर है। तो इसका पीएच हम निकाल सकते हैं। एसिडिक बफर का फॉर्मूला हमें पता है, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। तो पी के वैल्यू, मतलब के वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻5 है। तो पी के हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग के प्लस लॉग ऑफ 100/100। तो सेकेंड टर्म तो कट गया। ये वैल्यू आ रही है 5 माइनस log 2। दिस इज log 2.3 होता है तो 4.7। तो एक्सपेरिमेंट 2 में जो बफर सॉल्यूशन था, उस बफर सॉल्यूशन का पीएच 4.7 आ रहा है। ये सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है बफर। ठीक है भाई। तो ये मिक्स क्वेश्चन था थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम का। नाउ ये जेई एडवांस 2013 में आया था क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट पे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें KSP Ag2CrO4 का गिवन है और सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर AgNO3 में पूछी है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन पूछा गया है कि कितनी है। तो सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखो Ag2CrO4 जो है, ये डिसॉल्व होगा तो देगा Ag प्लस आयन 2 और CrO4 - 2 आयन। अब सॉल्यूशन में AgNO3 0.1 मोलर है, तो इसका मतलब इसकी वजह से 0.1 मोलर Ag प्लस तो पहले से पड़ा हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी ऐसे केस में मान लो आ रही है S मोल्स पर लीटर कॉमन आयन में। तो Ag प्लस कितना हो जाएगा? 0.1 + 2s और CrO4s। अब Ag प्लस की वैल्यू 0.1 + 2s है, ध्यान देना। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू काफी कम होती है, तो 0.1 के रिस्पेक्ट में हम s को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू 0.1 के बराबर ही होगी, क्योंकि तुम यहाँ से अगर ऑब्जर्व भी करोगे तो सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में 10⁻⁻4 की रेंज में जाएगी लगभग, और ये वैल्यू तो उससे बड़ी है। ठीक है, मान लो फिर भी ना ऑब्जर्व कर पाओ तो तुम अपने आप ही इसको निग्लेक्ट कर लो, और जब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आए सॉल्व करके तो चेक कर लो वाकई 0.1 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल है या नहीं। बेस्ट तरीका यही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है निग्लिजिबल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4, ये प्रोडक्ट हमें देगा KSP। तो S की वैल्यू आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन आ रही है 1.1 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर? नो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये जेई एडवांस 2013 में आया था। ये काइनेटिक्स प्लस आयनिक का क्वेश्चन है। दो कॉन्सेप्ट मर्ज करके बना हुआ है क्वेश्चन, काइनेटिक्स प्लस आयनिक। अब यहाँ इनिशियल रेट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर मिथाइल एसीटेट जो है उसका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट में दिया है, और के वीक एसिड का पूछा है।
देखो, एस्टर की हाइड्रोलाइसिस में अगर रेट लॉ लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं R इक्वल टू के इंटू एस्टर और इंटू H प्लस। ये रेट लॉ है। और H प्लस क्योंकि कैटलिस्ट का काम करता है रिएक्शन में, तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो इसको हम कांस्टेंट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बट यहाँ पर रेट जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें एस्टर चेंज नहीं कर रहे हैं, हम H प्लस दो अलग अलग सोर्स से प्रोवाइड कर रहे हैं, एक केस में वीक एसिड से और दूसरे केस में स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो H प्लस बदलने की वजह से रेट बदल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि R वीक एसिड अपॉन R स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल टू H प्लस वीक एसिड अपॉन H प्लस जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। लिख सकते हैं, क्योंकि एसिड बदलने से ही रेट बदल रहा है, एस्टर तो सेम ही है, फिक्स है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में रेट 100 टाइम्स है, तो ये वैल्यू हमें 1/100 दी हुई है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन देखो, HX है स्ट्रॉन्ग एसिड, HX है 1 मोलर, तो ये तो 100% आयनाइज होगा। X माइनस सॉरी H प्लस यहाँ से 1 मोलर मिलेगा हमें। तो H प्लस बाई वीक एसिड जो है वो आ जाएगा 1/100। अब तुम्हें पता है कि वीक एसिड जो H प्लस देता है, अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निग्लिजिबल हो तो वो H प्लस रूट के इंटू ए नॉट आता है वीक एसिड के सॉल्यूशन में। रैंक बूस्टर जो हम लोगों ने किया था आयनिक का, वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है सारा पॉइंट। तो अब कंसंट्रेशन वीक एसिड की 1 मोलर है, तो H प्लस की वैल्यू यहां से हो जाएगी रूट ऑफ के ए, और H प्लस 10⁻⁻² तो है ही, तो K की वैल्यू 10⁻⁻4 आ जाएगी। और एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है 10⁻⁻4, तो आंसर हो गया हम लोगों का ए। नौ, ये क्वेश्चन JEE 2011 में पूछा गया था, और ये बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं केस साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, तो उस वाले केस पर ये क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का, और उसमें CuCl मिला रहे हैं। AgCl का सैचुरेटेड है, ऊपर से CuCl मिला रहे हैं। भाई देखो, चाहे ये केस हो, चाहे CuCl से सैचुरेटेड हो, ऊपर से AgCl मिलाओ, चाहे कोई भी ना पड़ा हो, दोनों ही अलग से मिलाओ, तीनों केसेस में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज दैट इज इक्विलिब्रियम वैल्यू। इक्विलिब्रियम तो वहीं पे अचीव होगी अगर बाकी सारी कंडीशन फिक्स हैं, ठीक है ना, अमाउंट्स वगैरह फिक्स हैं, तो इक्विलिब्रियम वहीं पे मिलेगी फाइनल। तो तुम चाहे CuCl मिलाओ, चाहे AgCl ऊपर से मिलाओ, CuCl का सॉल्यूशन है सैचुरेटेड, या प्योर वाटर में, दोनों को मिला के सैचुरेट करो, तीनों केसेस में एक ही वैल्यू आनी है, बिकॉज दैट इज इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो इस केस में हम एक काम करते हैं कि AgCl देगा हमें सॉल्यूशन में Ag प्लस एंड Cl माइनस, इसी तरह CuCl भी देगा Cu प्लस एंड Cl माइनस। Cl माइनस है कॉमन, 0.1 मोल जो डालने हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट है 1 लीटर में, जबकि KSP अगर देखो तो उससे सॉल्युबिलिटी आ रही 10⁻⁻3, मतलब एक्सेस अमाउंट जो होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हमने S1 मान ली,
इसकी S2, तो यहाँ से Ag प्लस मिलेगा S1, Cl मिलेगा S1, यहाँ से Cu प्लस मिलेगा S2, Cl माइनस मिलेगा S2। तो Cl माइनस टोटल हो गया S1 प्लस S2 सॉल्यूशन के अंदर। एक तो AgCl से S1 और CuCl से S2। ठीक है, अब हमें पता है कि S1 इंटू S1 प्लस S2 ये वैल्यू होनी चाहिए KSP ऑफ AgCl के बराबर। ठीक है, तो KSP ऑफ AgCl है 1.6 इंटू 10⁻⁻10। सेकेंड, S2 इंटू S1 प्लस S2 ये वैल्यू KSP ऑफ CuCl के बराबर होनी चाहिए, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻6। अब अगर इन दो इक्वेशन का हम रेशियो कर लें, मान लो इसको इक्वेशन 1 बोल लें, इसको 2, या सपोज हमें क्या चाहिए था, Ag प्लस चाहिए था, तो S1 निकालना है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर इसको ऐड कर लें तो लेफ्ट साइड तो S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड देखोगे तो 10⁻⁻6 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻10 बन रहा है कि नहीं। अब तुम देखो 10⁻⁻6 के रिस्पेक्ट में 10⁻⁻10 निग्लिजिबल वैल्यू नहीं है, तो ये सम तो 10⁻⁻6 ही आएगा। तो S1 प्लस S2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10⁻⁻3। अब ये वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दी जाए तो S1 आ जाएगा। तो S1 यहाँ से आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7। S1 आ गया, और S1 आ गया तो मतलब हमें Ag प्लस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में मिल गई। तो अगर इसको एक्सप्रेस करें, जैसा आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻x, तो x कितना हो जाएगा भाई, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, अब इसमें जेई एडवांस में बेसिकली पूछा क्या गया था कि सॉल्यूशन था HNO3 का, KOH, एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, और इनकी आइडेंटिकल कंसंट्रेशन है। तो कौन सा मिक्सचर बफर बना सकता है। अब आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन भाई वॉल्यूम वगैरह का हमें आइडिया नहीं जो मिक्स करेंगे इनको कि वॉल्यूम सेम है कि नहीं। तो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, कंसंट्रेशन सेम है। तो अब देखो, तुम्हें पता है कि एसिड और बेस मिलाओगे जब, जिनमें एक कंपोनेंट वीक है, तो बफर बनेगा। तो जैसे पहला है HNO3 और एसिटिक एसिड, तो एसिड एसिड का मिक्सचर है, बफर बना ही नहीं सकता। दूसरा KOH और सोडियम एसिटेट, KOH भी बेसिक है, सोडियम एसिटेट सॉल्ट है जो बेसिक है, तो ये भी बफर नहीं बना सकता। मतलब इन दोनों से तो बफर बनना ही नहीं। तीसरा HNO3 और सोडियम एसिटेट, अच्छा CH3COONA है बेसिक, सॉल्ट है बट बेसिक नेचर का है, और HNO3 अगर इसमें डालोगे तो ये बनाएगा CH3COOH वीक एसिड और NaNO3। तो फाइनली अगर अमाउंट वॉल्यूम वगैरह हम इस तरह से रखें कि सोडियम एसिटेट बचे और एसिटिक एसिड बन जाए, सो दैट की रेशियो 1/10 से 10 हो, तो ये सॉल्यूशन बफर बना सकता है। तो इसके बफर बनने की पॉसिबिलिटी है, वॉल्यूम अगर इस तरीके से सेट करें, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है। लो डी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में भाई एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट, तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये तो सॉल्यूशन बफर का काम डायरेक्टली करेगा अगर रेशियो सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो सी और डी इनमें बफर बनने का चांस है, बाकी केस में बफर नहीं बनेगा। जेई 2009
का क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब इसमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दिया है और पीएच 0.01 मोलर सॉल्यूशन की पूछी है इसके सोडियम सॉल्ट की। अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मतलब कुछ भी सब्स्टिट्यूशन लगाया होगा इस पर, तो उससे क्या के की वैल्यू में फर्क आ जाता है सब्स्टिट्यूशन लगाने पे। हाँ, फिलहाल हमें के की वैल्यू इसकी दी हुई है, दिस इज 1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बेंजोइक एसिड तो वीक एसिड है लाइक HX, तो ये कांस्टेंट उसी का हमें दे दिया एक तरीके से कि HX का कांस्टेंट वैल्यू दिया है। अब अगर इसका सोडियम सॉल्ट बनाओगे तो सोडियम सॉल्ट NaX होगा कि नहीं? तो इस सॉल्ट को पहचानो भाई, ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है और मोनोप्रोटिक और मोनोहाइड्रोक्सी हैं दोनों। तो इसके सॉल्यूशन का पीएच क्या लिख सकते हैं? इसके सॉल्यूशन का पीएच हम लिख सकते हैं 7 प्लस हाफ pKa प्लस log A0। A0 कंसंट्रेशन है इसकी, तो ये हो गया 7 प्लस हाफ, pK वैल्यू है 4 प्लस log A0। A0 है 10⁻⁻2 0.01, तो अंदर से बचेगा 2, तो ये हो जाएगी वैल्यू इसकी 8। तो आंसर आएगा 8। भाई क्वेश्चन तो आसान है लेकिन जेई का है क्योंकि, तो एक बात मैं बोल दूं, आप ये जरूर चेक कर लेना कि के एच अपॉन A0 क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये वाली, तभी ये फार्मूले वैलिड हैं। तो के एच अगर निकालोगे तो के डब्ल्यू अपॉन के, ये के एच की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻10, ये के एच की वैल्यू हो जाएगी और अपॉन A0 कितना है 0.01। तो हमें दिख रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसीलिए फार्मूला लग रहा है। तो जब भी एडवांस का क्वेश्चन हो, बिना कंडीशन चेक किए नहीं करना है, नहीं तो गलत हो सकता है। स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, हल्का ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है, सॉरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यूज हमें गिवन है और बताना है कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो भाई जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो सॉल्युबल होगा, खत्म बात। तो जैसे हम बात करें mx, तो mx की सॉल्युबिलिटी अगर S1 माने तो इसका KSP होगा S1 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू स्क्रीन पे हमें दिख रही है 4 इंटू 10⁻⁻8। तो S1 हमें कितना दिखेगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। तो इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है। इसी तरह अगर MX2 टाइप लोगे तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या लिखोगे 4S3, सॉल्युबिलिटी को S2 मान लें तो 4S2 और इसका KSP 3.2 इंटू 10⁻⁻14 है, इसको 32 इंटू 10⁻⁻15 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखोगे क्यूब रूट लेके तो S2 की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10⁻⁻5। सिमिलरली M3X सॉल्ट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसका अगर KSP देखोगे तो 27, सॉल्युबिलिटी S3 मानते हैं तो S3 का पावर 4 है और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 22.7 इंटू 10⁻⁻15 है, तो इसको हम 27 इंटू 10⁻⁻16 लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से S3 की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻4। अब तीनों वैल्यूज अगर कंपेयर करें तो S1 सबसे ज्यादा है, S3 उससे कम है और S2 उससे कम है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ है, MX मोर सॉल्युबल है, फिर इसके बाद M3X और उसके बाद MX2। तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मिल रहा है और ये ऑप्शन
डी हमको दिखा रहा है सॉल्बिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नाउ जेई का 2008 का ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया है ये। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो वीक मोनो एसिडिक बेस है, तो हम इसको BOH टाइप मान लेते हैं कि हमारे पास एक BOH है, वीक बेस, एक ही OH वाला, और इसकी अगर HCl से रिएक्शन हो रही है तो ये बनाएगा सॉल्ट BCl प्लस H2। अब इसमें 2.5 ml 2/5 मोलर हमें वीक बेस दिया गया है। तो अगर इतना वीक बेस दिया गया है तो मिलीमोल चेक कर लेते हैं। तो ये मिलीमोल आ रहा है 1। तो इसको टाइट्रेट करने के लिए हमें 1 मिलीमोल ही तो चाहिए HCl का। तो इसको टाइट्रेट करने के लिए HCl का 1 मिलीमोल हमें रिक्वायर्ड है। अब 1 मिलीमोल रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे हमें 1 मिलीमोल लाने के लिए कितना वॉल्यूम मिलाना पड़ेगा? चेक करो, 2/15 मोलर है। तो अगर हम 7.5 ml वॉल्यूम मिलाएं तो 7.5 ml वॉल्यूम मिलाने पर 1 मिलीमोल आ जाएगा, और पहला वॉल्यूम कितना है? 2.5 ml। ठीक है। अच्छा, ये दोनों टाइट्रेशन में कंप्लीट रिएक्शन करेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट तक, तो सॉल्ट बन जाएगा 1 मिलीमोल। अब ये जो सॉल्ट है ये कौन सा सॉल्ट है भाई? ये सॉल्ट अगर पहचानोगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। 1 मिलीमोल बन रहा है तो करस्पॉन्डिंग अगर कंसंट्रेशन निकालें तो मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml, दिस इज 10। तो ये 0.1 मोलर है। ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? H प्लस पूछा गया। अच्छा, ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है तो काम तो ये वीक एसिड की तरह ही करेगा, और वीक एसिड की तरह करेगा तो अगर तुम्हें फार्मूला याद है तो H प्लस लिख सकते हो रूट KH इंटू A0। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ये फार्मूला तभी लगता है जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो KH अपॉन A0 वाली। अब KH अपॉन A0 चेक करते हैं। KH क्या होता है? KW अपॉन KB। तो ये 10⁻⁻² आया। A0 0.1 है। तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। ध्यान से देखना। तो अब हमें बेसिक से बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है BCl, इसमें B प्लस तो काम का है, Cl काम का नहीं है। तो हाइड्रोलाइसिस तो B प्लस की होगी, जिसकी वजह से ये वीक एसिड का काम वीक एसिड की तरह वर्क कर रहा है। तो ये BOH देगा एंड H प्लस। तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH तो हम ला ही चुके हैं, KW अपॉन KB, दैट इज 10⁻²। कंसंट्रेशन इसकी 0.1 मोलर है। डिग्री अगर हम अल्फा माने तो प्रोडक्ट बनेगा 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। तो अब हमें पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। तो KH 10⁻² को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट इज 0.1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो 0.1 गया तो इस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख रहे हैं 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है भाई। 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे अल्फा की वैल्यू -1 प्लस, माइनस साइन तो ले नहीं सकते, नेगेटिव हो नहीं सकता अल्फा, B² माइनस 4AC, तो ये हो जाएगा +40 अपॉन 2A मतलब 20। तो अल्फा की ये वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू आ रही है तो लगभग लगभग चेक कर लें, रूट में 41 बन रहा है।
अब रूट में 41 बन रहा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं तो उसकी मदद से वैसे निकाल सकते हो। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता देता हूँ आंसर, बट ऑप्शन की मदद से ऐसे में चेक करेंगे। रूट 41 हो गया 6.4, और इससे 1 गया तो 5.4 डिवाइडेड बाई 20। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.27 आ रही है, और अल्फा 0.27 आ रहा है, तो H प्लस जो है कंसंट्रेशन वो ए नॉट अल्फा मतलब 0.1 अल्फा के बराबर है। इसका मतलब 2.7 इंटू 10⁻⁻² मोलर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से अल्फा हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लो नहीं यहाँ पे निकाल पा रहे हो रूट, तो ये तो देख सकते हो ना कि भाई 41 36 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 6 से तो बड़ी होगी, 7 से कम होगी, और 6 से बड़ी हुई 7 से कम हुई, तो ये वैल्यू 5 और 6 के बीच आएगी, और 5 और 6 के बीच आएगी तो 20 से डिवाइड करोगे जब, तो ये वैल्यू तुम्हारी कहाँ पहुंचेगी? ये वैल्यू तुम्हारी 20 से डिवाइड करने पर 0.25 और 0.26 के आसपास पहुंच जाएगी कहीं, और उसके आसपास पहुंच जाएगी तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें अपने आप यही क्लोजेस्ट आंसर दिखेगा। ये वाला तो वैसे ही वैल्यू ही डिफरेंट दिख रही है, और इनमें तो पावर ही ऐसी है कि सीधे ही गलत कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, मतलब ये वैल्यू रूट 41 तुम्हारी 6 और 7 के बीच है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 5 और 6 के बीच, तो 20 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 0.25 और 0.3 के बीच में आएगा वैल्यू, और फिर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 3 से कम आएगा ये टर्म, और 2.5 से बड़ा आएगा, तो बेस्ट आंसर एक दिख ही रहा है। क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज जेई 2006। अब जेई 2006 में जो क्वेश्चन है इसमें CO2 को डिसॉल्व करते हैं, और पूछा है कि क्या क्या प्रेजेंट होगा जब CO2 को डिसॉल्व करेंगे। तो भाई CO2 अगर वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? बनाएगा H2CO3। ठीक है, और H2CO3 आयनाइज होगा फर्दर, क्या देगा? H प्लस प्लस HCO3। HCO3 फर्दर आयनाइज होगा, पार्शली होगा ये सब, तो ये देगा H प्लस प्लस CO3 -2। तो अब अगर ऑप्शन देखें तो क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? एक तो डिसॉल्व CO2 कुछ रहेगी, कुछ H2CO3 भी रहेगा, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सारे ही आयन रहेंगे कि नहीं? तो बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है हमें? बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है ए। ठीक है, 2006 में एक क्वेश्चन और आया था, ये भी ठीक क्वेश्चन। फॉर्मेशन कांस्टेंट तो पता है ना क्या होता है? ओके, तो यहाँ पर हमें Ag प्लस अमोनिया की रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स मतलब बन रहा है AgNH3 प्लस, और AgNH3 प्लस अमोनिया के साथ बना रहा है ये। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट पूछा है, फॉर्मेशन कांस्टेंट का मतलब हो गया कि Ag प्लस प्लस 2NH3, और इससे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ये रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, इसी को हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब कैसे मिलेगा ये भाई? ये तो सिंपल है, ऊपर की दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड कर दो तो मिल जाएगा, और ऐड कर दोगे तो KF क्या दिखेगा? K1 इंटू K2, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 6.8 इंटू 10⁻³
तो ये लगभग आ जाएगा प्रोडक्ट 10 के आसपास। तो ये लगभग 1.088 इंटू 10⁻⁷ इस फॉर्म में लिख पाओगे। दैट इज ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना इसमें। ये एक जेई 2005 का क्वेश्चन है, और 5 का क्वेश्चन है, तो इसमें CH3NH2 बेस है, जिसको ऐड कर रहे हैं 0.08 मोल HCl में, और सॉल्यूशन को 1 लीटर से डाइल्यूट करते हैं और H प्लस आयन पूछते हैं। पूछिए कितनी होगी। तो भाई HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर CH3NH2 ऐड किया है तो ये तो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा CH3NH2, सॉरी CH3NH3 प्लस Cl माइनस सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट ये कौन सा बन रहा है? ये सॉल्ट बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। तो अभी तो ये 0.1 मोल है और HCl 0.08 है। तो अगर देखो तो लिमिटेड तो HCl है, तो ये 0.02 मोल बचेगा और प्रोडक्ट 0.08 मोल बनेगा। अब अगर नोटिस करो तो प्रोडक्ट सॉल्ट तो है, साथ में ये काम एसिड का भी कर रहा है और ये काम बेस का कर रहा है। तो अगर देखो नोटिस करो तो वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड है, वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड। तो सॉल्यूशन कैसा हुआ? बेसिक बफर हो गया। तो ये सॉल्यूशन है बेसिक बफर। अब बेसिक बफर है तो हमें H प्लस पूछा है, तो H प्लस पूछा है तो बेसिक बफर को ऐसे लिख लो। BOH की इक्विलिब्रियम अगर लिखनी है तो BOH B प्लस एंड OH माइनस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। B प्लस एक तरीके से हम CH3NH3 प्लस को बोल रहे हैं, और BOH हम बोल रहे हैं CH3NH2 को, इसको हम BOH बोल रहे हैं, और दिस इज B प्लस। ठीक है, तो इसके लिए KB लिख सकते हो इक्विलिब्रियम B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH। तो OH की वैल्यू हो जाएगी KB इंटू BOH देखो कितना है 0.02 अपॉन B प्लस, दिस इज 0.08। ठीक है, तो ये 5/4 इंटू 10⁻⁻⁴ हुई। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? H प्लस, और हमें पता है H प्लस और OH का प्रोडक्ट KW होता है, तो इसको हम 10⁻⁻14 अपॉन OH लिखें तो ये H प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4/5 इंटू 10⁻⁻10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻11। तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन 2004 में आया था जेई में। अब अगर नोटिस करोगे तो रिसेंट वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं कुछ, और पुराने क्वेश्चंस अगर देखो तो उतने डिफिकल्ट ये नहीं थे, नॉर्मली पूछे गए थे, एक दो हटा दो तो इसमें HX एक वीक एसिड है जो सॉल्ट NaX बना रहा है 0.1 मोलर, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछी है। तो भाई NaX जो सॉल्ट है वो कौन सा है? ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट है। तो डिग्री अल्फा क्या होता है? अगर निग्लिजिबल है डिग्री, तो निग्लिजिबल है तो ये KH/A0 आती है डिग्री। चेक कर लें, निग्लिजिबल होगी तो सही है, नहीं निग्लिजिबल होगी तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकालोगे। तो KH क्या लिखें? KW/KA, तो 10⁻⁻14 अपॉन
के दिया है 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन इसकी 0.1। तो अगर ये नोटिस करोगे नीचे 10⁻⁻6 है, तो ये रूट में 10⁻⁻8 बचेगा या 10⁻⁻4। तो ये डिग्री की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे परसेंटेज पूछा है, इसका मतलब अल्फा इंटू 100 करके आंसर देना होगा। तो ये 10⁻2 आएगा, जो हमको ऑप्शन ए दिख रहा है। कुछ लोग गलती क्या कर गए होंगे, जैसे ही अल्फा आया तुरंत ही उन्होंने ये टिक कर दिया। तो भाई ये हमसे नोटिस करो, परसेंटेज में पूछा है, डायरेक्ट अल्फा नहीं पूछा। तो बहुत लोग ये आंसर भी टिक करके आए हैं, तो इस वजह से गलती हो जाती है। ठीक है, ये J2004 का क्वेश्चन है। चेक करते हैं इसको, क्या है इसमें। टाइट्रेशन पर है, 0.1 मोलर HA को टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH से, तो पीएच एंड पॉइंट पे बतानी है। यहाँ भी गड़बड़ का एक चांस रहता है, तो ध्यान से समझना कि सॉल्यूशन में 0.1 मोलर पड़ा हुआ है HA, और ऊपर से हम 0.1 मोलर NaOH मिला रहे हैं। अब भाई कुछ वॉल्यूम तो होगा ना सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें पता है कि रिएक्शन तो मोल में चलेगी। तो 1:1 का जब मोल रेशियो होगा तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब 1:1 का तो हमने मान लिया, कुछ भी मान लो, VmL या V लीटर सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो ये V लीटर HA है, तो 0.1 V हो जाएंगे इसके मोल। तो NaOH का भी तो हमें 0.1 V चाहिए होगा, और 0.1 V लाने के लिए इसका भी V लीटर ऊपर से मिलाना पड़ेगा। तो जब ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे तो सॉल्ट बनेगा 0.1 V। तो ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन A0 कितनी होगी भाई? मिली, सॉरी, 0.1 V मोल है, मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 2V। अब 2V, तो ये 0.05 मोलर दिख रहा है सॉल्ट का कंसंट्रेशन। कौन सा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट है। तो हमें इसका पीएच पूछा है, तो पीएच पूछा है तो कंडीशन चेक करके लगा सकते हैं रिजल्ट। तो पीएच 7 प्लस हाफ pKa, pK हो गया 6 माइनस log 5 प्लस log A0, तो log 5/100। तो log 5 तो कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और माइनस log 100 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा अंदर 4/2 2, 7 + 2 9। तो पीएच आ रही है 9। गड़बड़ क्या है इसमें? गड़बड़ ये हो सकती है कि बहुत लोग इस वॉल्यूम को नोटिस नहीं करते, सीधे 0.1 लेके रिएक्शन कराते हैं और इसको बोल देते हैं कि सॉल्ट जो बना वो 0.1 मोलर है, और जब वो 0.1 मोलर यहाँ लेके सॉल्व करते हो तो तुरंत ही आंसर गलत हो जाता है। तो टाइट्रेशन में ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम ऐड किया है, उससे फाइनल कंसंट्रेशन चेंज होगी। और जो सॉल्ट बना है ऐसे ही नहीं हमने सीधे फार्मूला लगा दिया, कंडीशन ऑब्जर्व करनी पड़ेगी तुम्हें हमेशा कि KH/A0 किधर जा रहा है। KH देखो 10⁻⁻14 के देखो कितना है, 5 × 10⁻⁻6, और A0 है 5/100। तो अगर नोटिस करो तो ये हो गया 10⁻⁻6/25। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, इसीलिए हमने लगाया रिजल्ट, अदरवाइज नहीं लगाते। नाउ J2003। अब J2003 का ये जो क्वेश्चन है, इसमें 10⁻³ मोलर दिया है इन सब आयन का, और इसको 10⁻16 मोलर सल्फाइड से ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसका, KSP वैल्यू दी है। तो बोल रहे हैं कि कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होगा। भाई
कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होगा ये पूछा गया है। अब तुम ऐसे ही देख सकते हो कि भाई ये आयन की कंसंट्रेशन तो बराबर है। अब 10 टू द पावर माइनस 16 मोलर जब सल्फाइड आयन मिला दोगे तो उस कंडीशन में जिसका केएसपी सबसे कम होगा वही सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि सारे जो यहाँ पे सॉल्ट हैं वो ए बी टाइप है, और ए बी टाइप है तो केएसपी वैल्यू एस स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है ना। और इसमें हमें आयन की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 दी है, तो सल्फाइड आयन किसमें सबसे कम लगेगा प्रेसिपिटेट कराने के लिए, वो पहले प्रेसिपिटेट होगा, तो सल्फाइड आयन केएसपी अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3 के बराबर होगा, तो जिसका केएसपी सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, तो कौन होगा भाई, एचजीएस। ठीक है, बात इतना ही है लैंग्वेज में, बाकी और कोई क्लियरिटी नहीं है, तो जितना दिया है उसके हिसाब से आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, तो एचजीएस प्रेसिपिटेट होगा। बाकी इस कंसंट्रेशन पे और भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ठीक है ना, बट पहले कौन होगा उसकी बात हो रही है। क्लियर पॉइंट। सो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो जेई 2002 का है। इसमें 500 ml 0.2 मोलरिटी का एसिटिक एसिड 500 ml 0.2 मोलरिटी के HCl के साथ मिक्स कर रहे हैं। अब अगर देखें तो CH3COOH जो है वो है वीक एसिड, और HCl जो है दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये केस मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब 500 500 मिला रहे हैं तो वॉल्यूम तो 1000 हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा डबल, तो मोलरिटी हो जाएगी हाफ। तो एसिटिक एसिड इसमें मिक्सचर में दिखेगा 0.1 मोलर, और HCl भी दिखेगा 0.1 मोलर। तो ये केस है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H प्लस क्या लगाता है, कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है। तो जैसे हम CH3COOH के आयनाइजेशन को लिखें, वीक एसिड है ये, तो CH3COO माइनस और H प्लस यहाँ से मिल रहा है, तो कंसंट्रेशन इसकी है 0.1 मोलर, और पहले से स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण HCl के कारण 0.1 मोलर H प्लस सॉल्यूशन में है। अब ऐसे में डिग्री अल्फा है अगर एसिटिक एसिड की, तो एसिटेट आयन 0.1 अल्फा, और ये 0.1 प्लस 0.1 अल्फा हो जाएगा। देखो हमें यहाँ तुरंत ही ऑब्जर्व कर लेना है कि वीक एसिड की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निग्लेक्ट कब कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर K अपॉन ए नॉट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाए, तो 1 माइनस अल्फा को हम आसानी से 1 लिख सकते हैं प्योर वाटर में, और यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो वैसे ही आसानी से कम हो जाएगी वैल्यू। तो K की वैल्यू हमें दिया है 10 टू द पावर माइनस 5 और ए नॉट 0.1, तो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, तो 1 माइनस अल्फा तो 1 के बराबर है। दूसरी चीज, 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर होगा तो 1 प्लस अल्फा भी तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि अगर देखो इस पार्ट में तो 0.1 तो कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा दिखेगा जिसमें हम 1 के बराबर लिखेंगे इसको, तो ये बन रहा है लेफ्ट साइड 0.1, ये है 0.1 अल्फा, और ये भी है 0.1। तो इसका मतलब H प्लस आयन की इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ गई, H प्लस आयन की इफेक्टिव वैल्यू 0.1 मोलर आ गई। मीन्स पीएच सॉल्यूशन की जो है वो तो है 1, तो एक पार्ट तो आया पीएच सॉल्यूशन की है 1। अब बात डिग्री की है, तो डिग्री की बात है तो K को हम 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अपॉन 0.1 लिख पाएंगे, मतलब K 0.1 अल्फा के बराबर है, और अल्फा की वैल्यू K की वैल्यू 1.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर देखें
तो ये 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो क्वेश्चन में ये अल्फा आएगा एंड पीएच आएगा 1। ठीक है भाई। ना इसका जो सेकेंड पार्ट समझाता हूं मैं। इसमें क्या कर रहे हैं, 6 ग्राम NaOH मिला रहे हैं सॉल्यूशन में, तो पीएच बताना है और वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं एज्यूम करना है। अच्छा, दो एसिड पड़े, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पड़े हुए, और NaOH मिलाओगे तो सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा, फिर भी अगर NaOH बच गया तो वीक एसिड से रिएक्ट करेगा। और NaOH है 6 ग्राम। अच्छा, 6 ग्राम का मतलब कितने मिलीमोल है भाई? तो NaOH की अगर यहाँ पे चेक करें मिलीमोल, तो 6/40, ये तो हो गया मोल, और इंटू 1000 तो ये आ जाएगा मिलीमोल। ठीक है भाई। और ये मिलीमोल कितना आ गया? 150 आ गया। मिलीमोल इसके हैं 150। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है या 1000 ml है। तो NaOH की मोलरिटी कितनी आ जाएगी? मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml। तो ये 0.15 मोलर है NaOH। अब पहले तो NaOH किससे रिएक्शन करेगा? HCl से। तो HCl प्लस NaOH बनाएंगे NaCl प्लस H2O। तो ये 0.15 मोलर है और ये 0.1 मोलर है। ये रिएक्शन हो गई, तो ये NaOH बच रहा है 0.05 मोलर। अब 0.05 मोलर बन रहा है, तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा, और फर्दर रिएक्ट करेगा तो एसिटिक एसिड अपने पास है 0.1 मोलर। तो ये बचा हुआ NaOH अब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन देगा, और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन देगा तो इसे बदलेगा सोडियम एसीटेट में। लिमिटेड NaOH है तो ये फिनिश। एसिटिक एसिड 0.05 मोलर बचा, और सोडियम एसीटेट 0.05 मोलर बन गया। अब ये बन गया तो भाई पहचानो क्या चीज है ये? वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो हमें फाइनली पीएच पूछा गया है सॉल्यूशन का, तो पीएच हम लिख पाएंगे pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। ठीक है। तो सेकेंड टर्म तो 0 हो गया, पीएच pKa के बराबर है, और pK हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.75। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है तो लॉग टेबल वगैरह दी जाती थी, उससे वैल्यू देखनी होती है ये। तो ये मैं अप्रॉक्स लिख देता हूँ कितना वैल्यू हो रहा है। तो वैसे तो 1.75 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल ही लेंगे, कहीं नहीं जा रहा। ये वैल्यू लगभग जा रही है अपनी 4.756 अप्रॉक्स। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, पीएच की इतनी वैल्यू है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। नाउ एक क्वेश्चन और, 2001 का है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। देखो, ApBQ टाइप का है सॉल्ट, और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, सॉल्बिलिटी S के टर्म्स में। तो ये तो बेसिक फार्मूला है जो हम लोग लिखते हैं। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट अगर LS से लिखें तो हम लिख पाएंगे P टू द पावर P, Q टू द पावर Q, S टू द पावर P प्लस Q। बेसिक फार्मूला ही जो हम लोग सीखते हैं वही पूछा गया है 2001 में। तो P टू द पावर P, Q टू द पावर Q, S टू द पावर P प्लस Q। ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है सीधे सीधे। क्लियर है पॉइंट?